देखिए भाई दोनों ट्रायंगल की साइड्स हो गई, दिस 3i कैप प्लस 4j कैप एंड दिस माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप, है ना। क्या पूछा है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, है ना। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं यार? डिटरमिनेंट्स मेथड तो हमारे पास ना, तो लिखते हैं i कैप j कैप एंड k कैप। कितना कितना आएगा बोलो क्वेश्चन यहाँ पे? कोफिशिएंट कितना आएगा? अच्छा पहले b लिखोगे आप। वैसे एक फ़र्क नहीं पड़ता है, a क्रॉस b कर लो या b क्रॉस है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम आता है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? डिफरेंट। तो अभी कुछ लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे a क्रॉस b में पहले लिखा है, तो बाय रूल मुझे सबसे पहले किसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं? a के। तो a कितने कोफिशिएंट्स है बोलो? 3, दिस 4 एंड दिस 0। और b के कोफिशिएंट्स क्या क्या है? -3, दिस 7 एंड दिस 0। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका याद आ रहा है सबको? पहले क्या लिखते हैं? आई कैप। तो पहले लिखते हैं आई कैप, और आई कैप लिखने पे आपको पता है लीव दिस, ये बचेगा 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 एंड माइनस 7 इंटू 0, ये सारी कहानी 0 हो गई। फिर क्या आता है उसके बाद? इसके बाद क्या आता है भाई? माइनस जे कैप, देन वी हैव माइनस जे कैप, लीव दिस एंड लीव दिस, तो 3 इंटू 0, ये तो पूरा 0 आ रहा है भाई। 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 खत्म। देन वी हैव प्लस के कैप, तो प्लस के कैप को आप सॉल्व करेंगे तो लीव दिस एंड लीव दिस, 3 इंटू 7 21 माइनस 4 इंटू -3 -12। यार ये तो आंसर कुछ बड़ा अलग सही आ रहा है भाई। सारे बच्चे मुझे गलत आंसर दे रहे थे। 33 के कैप, ये दिस इज ए क्रॉस। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हमारा जो ए क्रॉस बी आया है, हाँ बिल्कुल सही, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो? 33, दिस 33। What about area? This is half of magnitude of A cross B, which is 33. This is final answer. ठीक है भावे, आपका आंसर सही था, मुझे याद आ रहा है। आपने यही आंसर लिखा था। एक्चुअली मुझे आंसर याद नहीं था, तो काफ़ी बच्चों ने ही आंसर लिखा था, मुझे आंसर याद नहीं था। अच्छा ठीक है शिरीन बेटा, ठीक है उज़ैफा, आप लोगों ने आंसर दिया था, मुझे याद आ गया। कैसे? नहीं लंबा नहीं है, इजी है यार, गड़बड़ी हो जाती है उसमें। अभी उसमें 3 होते आई जे के, तो पूरे 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तो 9 टाइम्स को आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस है, एक भी साइन उल्टा किया तो गया। तो इस यहाँ पे एरर के चांसेस कम रहते हैं। ये क्या है इसमें? तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है। ये पता है क्या है? हार्डली मैं बता रहा हूँ 20 सेकेंड्स एक्चुअल में बता रहा हूँ। ये अगर ये लिखा हो, मतलब मुझे तो 20 सेकंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे स्लो समझा रहा हूँ, बट ये डिटरमिनेंट्स में तो बहुत इजी होता है। 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। क्या आई कैप लिखा, सीधे देखा खट खट, ये 0, ये गया, ये ऐसे लिखा के कैप, खत्म। ठीक है, तो चलिए भाई अगले का आंसर। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं रूट 195, भव्य ने बोला है रूट 195, क्या यही आंसर है? अच्छा हो गया, मुझे कराने की ज़रूरत है। 14 क्या क्वेश्चन था बताना यार, मैं नहीं सॉल्व करा रहा। ठीक है, उसमें क्या करना है? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है ना, तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बताना ए और बी की वैल्यूज कितनी कितनी है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है तान्या, क्या बेटा कशिश, ए कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, दिस इज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा आई कैप प्लस, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा है इसको यार, और दूसरी साइड कितनी है? 2i कैप एंड माइनस 3j कैप, प्लस के कैप ही है। ठीक है हो जाएगा बेटा, ठीक है, दिस प्लस के कैप। तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, इसका एरिया निकालना है, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ,
डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू बता दो बस कितनी आई है। नहीं ए क्रॉस उसकी मैं लिख दूँ ना, वेदांत कितना है? कंफर्म करो एक बार, यही है बोलना एक बार, क्या है? हाँ, +5 जे कैप 7 के कैप। देखो भाई बच्चे बता रहे हैं कि ये आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? सॉरी, दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, दिस इज ए क्रॉस बी, है ना। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ तो व्हाट वुड इट्स मैग्नीट्यूड? √11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर विच इज √195। अप्रॉक्सीमेटली आई कैन राइट 14, 196 होता ना यार। क्लियर है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बता दो क्या कर रहा है। वो भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और आप क्या बोला है। हाँ भाई बताओ, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, है ना, और मुझे ये प्रूफ करना है कि कैसा एंगल है, कैसा ट्रायंगल है। बताओ भाई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो मैं पता क्या करूँगा, मैं उसमें हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, ठीक है, किन्हीं दो के बीच में एंगल फाइंड करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूँ आपको, ठीक है। ट्रायंगल के हमें क्या दिए हैं? साइड्स गिवन है। चलो सब बता दो क्या क्या साइड्स है, बताइए दो आप मुझे, बताओ ये साइड क्या है पहली? 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, प्लस k कैप, और प्लस 5k कैप, ठीक है। और तीसरा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, वी हैव, अच्छा, प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब अगर आप कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आपको पता है अगर आप इसमें से किन्हीं 2 साइड्स को क्या प्रूफ कर दो, परपेंडिकुलर, हमारा काम हो जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन करना होता तो मैं क्या करता, मैं बहुत जल्दी इनके डॉट प्रोडक्ट निकालता, और जिसमें अगर 0 आ जाता तो मैं कहता भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो हिट एंड ट्रायल से देखते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 + 6 + 5, इसका तो हुआ नहीं यार, ये 3 आ गया ना, समझ रहे हो, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, +6 + 5 नहीं बना कॉम्बिनेशन, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब मैं इनको चेक करता हूँ, देखो 2 - 3 - 20, भाई ये भी नहीं बना, बैड लक, 2 में फेल हो गया। अब इसको देखते हैं, 6 - 2 + 4, सॉरी -4, ये बन गया, देखो, है ना। ऐसे चेक हो जाएगा यार भाई, अगर कोई 2 साइड्स में एंगल 90 आ गया, दैट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो देखो मैंने जल्दी करके देखा, मुझे पता चला यार कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं। अब ये मैं सोचना मैंने 0 का एक्सेप्ट कर दिया, तो आना चाहिए 2 × 3 6, 1 × 2 -2, -4 × 1 -4, दिस इज 0, क्योंकि हमें क्या लेना है, i.i लेना है, और हमें j.j लेना है, और हमें डिफरेंट वालों का क्या होता है, एक तरीका ही हो गया। हाँ नहीं, उसने क्या पूछा है, राइट एंगल पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि ट्रायंगल बन रहा है। मान लो कोई ऐसा ऑप्शन है कि डज नॉट फॉर्म ट्रायंगल, मे बी कोई ऑप्शन लिखा हो कि नहीं, ये तो ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल कब नहीं बनता है? सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी इक्वल टू, नहीं, हाँ, इट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अरे √3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 9 4 13 1 14। साइड निकाल लो, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी लेंथ बताता है ना। चलो इसका बताओ कितना आएगा, डायरेक्टली लिखो यार, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, तो 25 9 34 और 1 35, तो वी हैव √35। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, √4 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, कितना आया यार? ऐसे दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कैसे? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, और ये साइड्स का सम इससे चेक कर लो। तो 2 तरीके हो गए,
समझ गए? बात समझ आ रही भाई तुम लोगों को? ठीक है। हाँ, इसका बी पार्ट क्या कर रहा है? लास्ट में इसी भी तो जक मारी थी हम लोगों ने, है ना? नहीं, लंबा कुछ नहीं है। फाइंड ए क्रॉस बी, हमें क्या फाइंड करना है? एक वेक्टर फाइंड करना है। कैसा? जो दोनों की क्या है, जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए क्रॉस बी, है ना? ए क्रॉस बी का जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हो तो क्या बताता है? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलो भाई, ये हमारी वेक्टर्स की कहानी हुई खत्म। टेस्ट होना है आपको संडे को, कल मैं इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। सारी प्रॉब्लम्स ले आओ कल आप, जितनी वेक्टर्स की, ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, किस में? हाँ हाँ, क्लास के टाइम पे डिस्कशन होगा वेक्टर्स का। ठीक है, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। अब हमारा शुरू होता है प्रोजेक्टाइल दोबारा से। तो आपको एक बेसिक आइडिया प्रोजेक्टाइल का हो चुका है। हाँ बेटा, वेक्टर्स का टेस्ट यार आज भी हुए थे। यस, मैंने बोल तो रखा है। अभी जिसको डाउट से नहीं, यू कैन कम एट 10। ठीक है, आप 10 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब हम लोग वापस मूव करते हैं किस पे? प्रोजेक्टाइल पे। लक्ष्य कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ऐसा है कि एक बिल्डिंग से मैंने एक पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंका? सारे बच्चे देखें, क्वेश्चन नंबर 38। ये बिल्डिंग है और यहां से मैंने एक पार्टिकल को कितनी स्पीड से थ्रो किया है? द स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, है ना? और ऐसा आपको बोला हुआ है कि व्हेन इट स्ट्राइक्स ग्राउंड एट हाउ मच, व्हाट एंगल? 45। जब ये यहाँ पे आके हिट मारता है ऐसे, ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये एंगल, अब चाहे तो आप यहाँ से बोल दो इट विल बी 45, या आप यहाँ से बोल दो इट विल बी 45। क्लियर? अरे भाई ऐसे आ रहा तो ऐसे हिट मारेगा ना किसी एंगल पे, ऑब्लिक ऐसे, दिस एंगल इज 45 या दिस बोलो। और अब मुझे बताओ ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? ये 18 ही रहेगी। क्यों 18 रहेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, इसको 18 ही रहना है ना? तो पूछ रहा है भाई स्ट्राइक करते समय ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? भाई ये भी 18 हो जाएगी। ये तो पूछा क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई? तो ये भी 18 ही हो जाएगी। क्या कह रहे हो आप? क्या दिया है? क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है? हाँ, तो इनिशियल 18 से प्रोजेक्ट किया। ये कौन सी होगी? इनिशियल हो गई ना। फिर गिरते समय तो यही रहेगी यार, 18। पूछा है गिरते समय फाइनल बता दो, ये पूछा है। गिरते समय उसने क्या पूछा है? पढ़ो। नहीं, फाइनल या वर्टिकल कंपोनेंट। इसने पूछा है व्हाट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। नहीं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं भाई। यार एक बात बताओ, अगर कोई वेक्टर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, वर्टिकल से 45 बना रहा है, तो क्या उसके दोनों कंपोनेंट सेम नहीं होंगे? मुझे बताओ क्यों भाई? अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 का एंगल बना रहा है, वर्टिकल से 45 बना रहा है, तो क्या उसके दोनों कंपोनेंट्स सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे ना यार दोनों कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल 18 है तो यार वर्टिकल भी 18 हो जाएगा। बस खत्म, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। कौन सा एंगल? हाँ, तो ये तो यार 45 हो गई, सारे 45 हो गए यहाँ पे, सब 45, ये भी 45, ये भी 45, सारे एंगल 45 हो जाएंगे सब। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? अनुष्का पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो।
एक से नहीं, मैं डायग्राम बनाता रहता हूँ साथ में। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम, एक सेकेंड, मैंने थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, ठीक है। चलो लेवल ग्राउंड पे दिस एंगल थीटा, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। फिर क्या कह रहा है ये? अच्छा, एलिवेशन एंगल शायद मैंने आपको नहीं बताया था, बताया था एलिवेशन एंगल। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल है ना, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि यार ये यहाँ पे है, तो इसका एलिवेशन एंगल और किस में रिलेशन पूछा है? जो प्रोजेक्टेड एंगल है इसमें और एलिवेशन एंगल में वो रिलेशन पूछ रहा है। भाई एलिवेशन एंगल पता क्या होता है? वो जिस पॉइंट पे है उसको ज्वाइन कर दो, कहाँ से? ओरिजिन से ज्वाइन कर दो आप, मतलब जिसको आप देख रहे हो ना, किसी चीज को आप देख रहे होते हो तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल, है ना। किसी बिल्डिंग को देख रहे हो आप ऐसे, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट होगी उसका जो एंगल हॉरिजॉन्टल से आएगा दैट इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट एंड दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड हाउ टू फाइंड दिस एंगल? बोलो कैसे फाइंड करेंगे? ये क्या है? चलो कशिश बताओ इसको कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा फाइंड करना है मुझे। सक्षम बताओ क्या करेंगे? सारे बच्चे बताओ यार जो ऑनलाइन बैठे हो। नहीं बेटा हाफ नहीं होगा, ऐसे कैसे हाफ हो जाएगा? ठीक है, फिर देखो मुझे कोई बच्चा बोल रहा है कि tan अल्फा फाइंड कर लो, h/r/2 कर दो। हाँ ठीक है बेटा, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है गौरी, ठीक है सिंधिया, ठीक है यश बिल्कुल सही, हुज़ैफा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखो भाई सारे बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं कि सर h को और r/2 को यूज़ कर लो और लिख दो कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या? h/r/2 लिख सकते हैं? तो भाई लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू h/r/2। अब मैं भी बताता हूं भाई, ठीक है। तो h कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये कितना है? r/2। r कितना होता है बोलिए आप? साइन 2 थीटा। उसको ओपन कर देते हैं। तो क्या होता है साइन 2 थीटा को ओपन करने पे? वेदांत बोलो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना यार, नोट कर लो यार फॉर्मूला। रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या? g ऊपर चला जाएगा। g से g कैंसिल कर दो, मुझे बोलो भाई आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं कैंसिल हो रहा है। अपॉन 2g था, अच्छा r/2 था, बिल्कुल बेटा r/2 था, मैंने गलत कर दिया, 2 पर और चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा। एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा से जाएगा, एक साइन। क्या बचा बताओ? साफ साफ दिख रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं है, है ना, बट ठीक है आप इसको ड्राइव कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा यार? ईशान बेटा तुमने यही बोला था, तुमने बोला था हाफ, बट तुमने tan नहीं बोला था एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम बोल रहे हो कि अल्फा इज इक्वल टू θ/2, इसलिए मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं किया था, है ना। अगर आप बोलते सर tan अल्फा इज हाफ tan थीटा तो सही होता। अच्छा आगे लिखा था, तो भाई मैं मिस कर गया तुम्हारा मैसेज। हाँ सक्षम रीड करना 43 क्वेश्चन।
एक सेकंड, मुझे डायग्राम बना दो। बोलो क्या कर रहा है? ग्राउंड, हाँ हाँ, बी से फेंक दिया, और बोलो थीटा पे फेंक दिया, और बोलो तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये गया, ठीक है। और क्या फाइंड करना है मुझे? एवरेज वेलोसिटी किसके बीच में? बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए मुझे, मतलब कॉन्सेप्ट बताओ पहले। हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, ये तो बता दो। बेटा ईशान, डोंट से डिस्टेंस, से डिस्प्लेसमेंट। भी एक सेम देगा। रेंज निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, फिर कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट उससे? ठीक है पार्थ, ठीक है सिंथिया। एच स्क्वायर प्लस, हाँ आर बाई 2 स्क्वायर नहीं बोलोगे? वैसे इसमें मतलब स्पीड वाली मिल जाएगी कि ना पार्टिकल चेंज हुआ ना कुछ, तो स्पीड की तरह नहीं वेलोसिटी कर सकती है यार। स्पीड वेलोसिटी कब सेम होते हैं, बोलो ना उसका। कशिश तुम बोलो बेटा, स्पीड वेलोसिटी कब सेम होते हैं? हाँ स्ट्रेट ना यार, ना पार्टिकल आगे पीछे नहीं, स्ट्रेट चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, तभी स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं। या तो कर्व हो गया यार, पूरा लग ही आ जाएगा भाई। चलो एक बार कुछ बच्चों ने प्रथम बेटा आपने दोबारा लिखना, क्या लिखा था? बिल्कुल कुर्बानी बेटा। तो बताओ इसको कैसे फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे अनुष्का ने बताया है कि हाइट इसकी h है ना। पहले आप डिस्प्लेसमेंट देखो होता क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? क्यों? अरे भाई इनिशियल फाइनल को ज्वाइन कर दो ऐसे सीधे, ये क्या हो गया? अरे ये तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या है? h, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल ईशान, आप सही बोल रहे हो यार तुम। दिस r/2। तो अगर मैं अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, बोलो? आई विल गेट डिस्प्लेसमेंट, राइट। और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, बोलो? नहीं, ये ऐसी गलतियां क्यों करते हो तुम लोग? हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? ऊपर जाने टाइम कितना हो गया? अरे भाई ऊपर जाने टाइम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ नहीं होगा? होगा ना। तो फिर इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? t/2। क्लियर? सॉल्व कर रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। वेदांत क्लियर हो गई बात ना? आप तो सब वैल्यूज पुट करनी है और ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कुछ 1 बनेगा, खतरनाक सा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गया ना? दिस h, दिस r/2, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। अच्छा देखा भाई, कुछ बच्चे भाई सभी का हो गया ना ये। चलो आंसर निकाल देना आप। चलो वेदांत बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रीड करो। बताओ भाई जल्दी से बताओ, वेदांत रीड करो, बताओ। मैडम मैक्सिमम हाइट हाँ 90 पे होती है, मैक्सिमम 45 पे। मैक्सिमम हाइट थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है कभी कभी। अगर किसी ने प्रोजेक्टाइल को फेंक रखा है ना किसी एंगल पे, तो मैक्सिमम हाइट से मतलब वही होता है। और नॉर्मली मतलब मैं किसी चीज़ को कितना मैक्सिमम फेंक सकता हूँ, दैट विल बी ऑन 90। प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट बोला है तो डोंट टेक 90, वो पार्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है ना। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट?
46 पढ़ो एक बार, कश पढ़ो 46। अच्छा बेटा मैं दोबारा समझता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंक दिया, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? आपने मुझे बताया कि इसकी हाइट h है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, और रेंज कितनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है। अब क्या हुआ इसमें? किधर पेंट किधर चले, आगे या पीछे? जी इफेक्टिव से कभी नहीं करते भाई, एक्स एक्सिस को अलग रखते हैं, वाई को अलग रखते हैं। हाँ, विंड किधर चल रही बताओ मुझे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? नहीं दे रखा है। चलो अच्छा आगे पढ़ो। चलो मान लेते हैं भाई, इसको बताना चाहिए था वैसे। दोनों दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, बट चलो अभी नहीं दिया है तो मान लेते हैं राइट है, ठीक है। तो यार एक बात सुनो, आप सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया था कि प्रोजेक्टाइल में, जो मैंने आपसे केस डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, उसमें मैं हमेशा आपको बोलता था कि यार एक वेलोसिटी होती है वर्टिकल, कौन सी? u sin थीटा, और एक कौन सी होती है? u cos थीटा रिमेन्स सेम बिकॉज देयर इज नो एक्सेलेरेशन अलोंग x एक्सिस। u sin थीटा चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एट द हाईएस्ट पॉइंट u sin थीटा बिकम 0 एंड देन इट इंक्रीजेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बात सबको पता है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? x पे एक्सेलेरेशन आ गया, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार यहाँ पे u cos थीटा कांस्टेंट है, तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत? मैं गलत बोल रहा हूँ ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पे एक्सेलेरेशन है कितना, तो u cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। फिर मैं आपसे बोलूँ यार रेंज निकालने के लिए इसमें u cos थीटा इंटू टी कर दो, तो मैं सही बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि रेंज निकालने के लिए u cos थीटा को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कैसे सही होगा? क्या इक्वेशन बनेगी? तो भाई गलत बोल रहा हूं मैं बिल्कुल, तो सही कैसे करोगे मेरी गलती को? अगर मैं आपसे पूछूं रेंज निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे किसके लिए? एक्स डायरेक्शन के लिए, बिकॉज इन एडिशन टू इनिशियल वेलोसिटी इट हैज सम एक्सेलरेशन। तो व्हाट विल बी रेंज? u cos थीटा t प्लस हाफ at स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अरे भाई एक्सेलरेटेड मोशन हो गई ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस कैसे निकलती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ध्यान रखना, क्लियर? सेकंड इक्वेशन, सॉरी, तभी अनुष्का मुंह बना रही थी मुझे देख के। ठीक है, अरे भाई दिमाग थक जाता है, लास्ट तक आते हैं। सेकंड इक्वेशन, सॉरी, u cos थीटा t प्लस हाफ at स्क्वायर, और अगर मोशन इज रिटार्डेड तो u cos थीटा t माइनस हाफ at स्क्वायर। समझ? टाइम ऑफ फ्लाइट पे इस हवा से क्या फर्क पड़ेगा, चलो ये भी बताओ। ऐसे विंड चल रही है, यस बोलो यार, मतलब कैसे भी चल रही हो, लेफ्ट राइट? यार तुम लोग फील करके नहीं बोलो, लॉजिकली समझाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा टाइम ऑफ, यस बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते कैसे? आज जिसको ये याद होगा वही आंसर दे पाएगा इसका। विशाल बेटा भी बताते हैं क्लास की बात, आफ्टर क्लास। देखो यश कह रहा है कि सर देयर इज नो चेंज ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकॉज वी हैव टू यूज वाई डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तुमको जिसको ये पता होगा ना कि हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या करते थे, वाई डायरेक्शन में सेकंड भी लगाते थे, फर्स्ट भी दोनों से आता था, याद रखो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के
देखो क्या करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, देखो आप पहले ऊपर जाने का टाइम निकालते थे, कैसे निकलता था टाइम? अगर मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दूं तो यही तो बनेगी इक्वेशन। यार डेरिवेशंस याद होना बहुत जरूरी, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं ना सर डेरिवेशंस क्यों करा रहे हो, इसका जेई में क्या रोल है, नीट में तो आता नहीं है भाई। अब देख लो यही ये रोल है, अगर आपको डेरिवेशन क्लियर होती, बहुत ढंग से पता होता, तो आप उल्टी सीधी बातें नहीं करते, समझे ना? समझ गया? अब सब देख, कोई बोला डिक्रीज होगा, कोई बोला इंक्रीज होगा, है ना? इसलिए डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे आप लोग? चलो देखो यू वाई प्लस ए वाई टी, हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वी वाई जीरो हो जाता है। यू वाई कितना होता है? दिस यू वाई इज यू साइन थीटा, ग्रेविटी नीचे जी लग रही है माइनस जी टी, और यहां से टाइम आता था कितना, इसको मैं उठा के ट्वाइस कर देता था, पता है? अब यार हवा अगर सामने चल रही है, लेफ्ट या राइट चल रही, तो इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी तो अभी भी उतनी है ना? तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी हैव टू यूज वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है, एक्सेशन का जो भी चेंज आया दैट इज अलोंग ओनली एक्स एक्सेस, ठीक है? तो अब जो हमारी रेंज आएगी वो रेंज कितनी हो जाएगी, लिख लो भाई आप, ये नोट करके लिख लेना कि रेंज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो दिस विल बी u cos theta t एंड प्लस माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, दिस विल बी रेंज, ठीक है? अगर एक्सेशन सेम डायरेक्शन में, हाँ एयर से हमेशा इफेक्ट रेंज पर रहेगा, बस सिर्फ रेंज पे रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार कभी भी 2D का क्वेश्चन कंबाइन होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, होगा ही नहीं, तभी तो एक्स को अलग रखते हैं, वाई को रखते हैं। यार सर्कुलर मोशन नहीं पता था तुमको, तो वो चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पर चला, तो क्या बोल रहा था, उसको सर्कल को अलग देखो, उसको कंबाइन करो तो दिखेगा ही कुछ, बहुत तगड़ी मेजरेशन चाहिए उसके लिए, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। एक्स कॉम्पोनेंट को अलग देखो, एक्स की वजह से क्या हो रहा है, फिर वाई को अलग देखो, फिर कंबाइन करो, है ना? वो कंबाइंड इफेक्ट तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस के बाद दिखता है, ऐसे दिखेगा कंबाइंड इफेक्ट आपको, तभी हम लोग इसको 2D को ना एक्स और वाई को अलग अलग देखते हैं। ये सब 12th में भी यार, आज चार्ज पार्टिकल पढ़ा रहा था, इसमें एक्स को अलग देखना पड़ता है, वाई को अलग देखना पड़ता है ना? वहाँ समझ गए? चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना, सब बताया ना, सबसे पहले दिन बताया था 2D मोशन में x अलग होता है, y अलग होता है, x की चीज़ें y में नहीं आती हैं, y चीज़ें x में नहीं आती हैं। x में एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ भी चेंज करेगा ना, उससे y के डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y में कुछ चेंज करेगा उससे x पे नहीं फर्क पड़ेगा। जो y का g जा रहा है और जो एक्सेलरेशन जा रही है वो उससे y में g इफेक्टिव नहीं आएगा। y में कहाँ है? y में कोई g नहीं है, x में तो चेंज हुआ। अरे x में तो एक्सेलरेशन आ गया ना यार, y में थोड़े ना आएगा, ओवरऑल एक्सेलरेशन चेंज कर गया, y में तो g रहा, y में थोड़ा चेंज हुआ। बड़ा अगला क्वेश्चन बोलो क्या है? अच्छा फिगर की मैंने पहले तो इस मीटिंग में टाइम कितना बचा है भाई? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे मुझे बताएं, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? क्वेश्चन अधूरा करके फिर ना 20 मिनट्स हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो कराई देते हैं पहले, ठीक है भाई, बहुत टाइम है, 5-6 मिनट बहुत होता है। हाँ आज कशिश बहुत ढंग से पढ़ रही है, इसको टाइम का पता नहीं चला। सेंड कर दिया था सेकंड में, पता नहीं, अभी टाइम हो गया वैसे। चलो भाई, अरे वॉच मत हो गई इसकी। अच्छा मुझे लगा कि आज कशिश बहुत ध्यान से पढ़ रही है, इसको टाइम का पता ही चला, सोच रहा था मैं पहले। पर बस 4 भी ये क्वेश्चन करा दें, फिर बिल्कुल कल से कंटिन्यू करेंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं है।
यार देखो फिजिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती है ना, लेकिन बहुत से बच्चे दिमाग में ऐसा बिठा लेते हैं कि सर कुछ दिमाग में फीड कर देंगे फिजिक्स आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेडिकल वाले बच्चे और ढंग से पढ़े यार, सीटें वीटें बहुत सारी बढ़ रही हैं पता है। और क्या यार, इतनी सीटें बढ़ रही हैं भी भाई, बहुत सारी पढ़ने वाली है अगले 1 साल के अंदर पता है। हमारे साल तक तो नहीं पड़ेगा सर, बहुत ही है। तो अच्छे से जो पढ़ेगा वो सही अटक जाएगा। हाँ अरे आपको बताया तो ज़्यादा बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने वाले बहुत कम होता है। जो बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है 1 लाख तो ऐसे ही आ जाती रैंक, पढ़ने वाले बहुत कम है। चलो भाई देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। अरे रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तो अपना काम करते रहो बस। चलो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम द पॉइंट A एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई। एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम B। ठीक है भाई। एट द सेम टाइम दिस विद द स्पीड v1 and this vertically upward with the speed v2 at the same instant, and point B lies vertically below the highest point, highest point के बिल्कुल नीचे है। अब इन बॉडीज को कोलाइड होना है ना, मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो ये जाके इसको हिट मार देगा, है ना। तो विशाल बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, भी स्क्रीन सही हो जाएगी। तो हमें बताना है कि व्हाट इज रेशियो v2 by v1, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। वी हैव रूट 3/2, वी हैव 0.5 एंड 4। ये 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। ठीक है, तो चलो भाई बताओ क्या करना चाहिए। इनको दोनों को कोलाइड होना है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी भी हो जाएगा, बट चलो अभी रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ऐसे करते हैं विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अभी टाइम ऑफ अभी कोलिजन की प्रॉब्लम्स आएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी में कोलिजन होता है। अगर सर दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा तो हाँ ऐसा मुझे भी कुछ लग रहा है कि ऊपर पहुंचने का टाइम, बिल्कुल यस बेटा, मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि इनका ऊपर पहुंचने का टाइम जो है टॉप मोस्ट पॉइंट का, दैट विल बी सेम फॉर बोथ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना है। देखो ये वेलोसिटी कितनी बताओ, और उसका कितनी है v1 cos 30, ये कितनी है v1 sin 30। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तभी इसको भी हाईएस्ट पे पहुंचना है। देखो सारी बात सुनो, मैंने क्या बोला, दिस फाइनल स्टेटमेंट, जब इसको हाईएस्ट पे पहुंचना है उसी टाइम पे इसको भी क्या पहुंचना है, हाईएस्ट पे। ऐसा कब पॉसिबल बताओ, जब दोनों की y की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। तो आंसर आ गया भाई, v1 sin 30 इज इक्वल टू v2। अगर दोनों वेलोसिटी सेम है, समझे, तो इनकी ऊपर एक साथ फेंका, तो जब ये देखो, जब ये यहां पहुंचा तो यहां पहुंच गया। ऐसा कब पॉसिबल बताओ भाई, अगर they have traveled same distance along the y direction in the same time। सुना मेरी बात, क्या बोला मैंने, they have traveled same distance along y direction in the same time, they must have। अरे भाई जब इसकी ये स्पीड सेम होगी ना, सोच लेना, अभी मुझे पता है बहुत बच्चों से समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये और ये सेम होंगी तभी जाके वो यहाँ पे हिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पहुंचने का टाइम दोनों का क्या है, सेम है। टाइम कब सेम होगा, हाई वाई गण। ठीक है, चलो तो आज की क्लास ओवर है ना, मीटिंग ओवर है, और कल मिलते हैं, आगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।